बेहद स्वागत आप सभी का। रिपोर्टर्स लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। रिपोर्टर्स लाइव में तमाम खबरों को ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने एक्स पर क्या कुछ लिखा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। 27 के रण के पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। दरअसल 27 के रण की तैयारियों में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, तो समाजवादी पार्टी भी किसी न किसी मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और पहलगाम आतंकी हमले की ओर इशारा करते हुए यह कहने की कोशिश किया कि बीजेपी जब जनता के द्वार जाएगी तो लोग उनसे सुरक्षा को लेकर सवाल पूछेंगे। एक्स में पोस्ट के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहने की कोशिश किया कि जब पुलवामा अटैक हुआ था और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसमें कैसे चूक हुई, इसको लेकर जनता बीजेपी से सवाल पूछ सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में एक्स पर लिखा है कि इसका जवाब बीजेपी के पास क्या होगा। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिनों दिन बीजेपी पर हमला तेज कर दिए हैं, लेकिन इस बार पुलवामा के बाद हुए पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी नेताओं और बीजेपी सरकार को घेरा है। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इन बयानों से 27 के रण में समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा और जनता कितना समर्थन करती है, यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यहाँ पर 31 मई को 6 आईपीएस अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पुलिस मुखिया यानी डीजीपी के चयन को लेकर अटकलों पर अब विराम लगता दिख रहा है। कयासिया लगाया जा रहा है कि प्रशांत कुमार ही डीजीपी की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे, उनका सेवा विस्तार किया जा सकता है। इस कयास को उस समय बल मिला जब सेवानिवृत्त आईपीएस अफसरों की विदाई समारोह वाले पत्र में प्रशांत कुमार का नाम नहीं शामिल किया गया है। दरअसल यूपी के डीजीपी यानी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। उनके साथ कई और भी आईपीएस रिटायर हो रहे हैं। आज सेवानिवृत्त होने वाले आईपीएस अफसरों के लिए भोज और सम्मान समारोह का आयोजन पुलिस मुख्यालय में किया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक एन रविंद्र की तरफ से एक लेटर जारी हुआ जिसमें संजय तरले समेत सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों के नाम शामिल हैं, लेकिन इस पत्र में आईपीएस प्रशांत कुमार का नाम नहीं है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है और आगे भी डीजीपी पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि डीजीपी के रेस में तिलोत्तमा वर्मा, राजीव कृष्ण समेत कई ऐसे आईपीएस अफसरों के नाम चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार पर कयास लगाया जा रहा है और यह कयास कहीं न कहीं जो है खत्म होता दिख रहा है। सेवा विस्तार को लेकर फिलहाल डीजीपी प्रशांत कुमार योगी सरकार के भरोसेमंद अफसर भी माने जाते हैं।
इससे यहाँ कयास लगाया जा रहा है कि प्रशांत कुमार को एक बार फिर से सेवा विस्तार मिल सकता है और वह डीजीपी कुर्सी पर बरकरार रहेंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि शासन का क्या निर्णय होता है, अगला डीजीपी कौन होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर बांदा से है। यहां पर गौ वध में वांछित चल रहे 25,000 के नामिया को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। बांदा जनपद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामिया जो वांछित चल रहा था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जो है इस तरह का है कि जिस आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है वो गौवध मामले में वांछित चल रहा था, जिसको लेकर के पुलिस के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल कल जो है पुलिस के द्वारा मटौन थाना क्षेत्र के आलमखोड़ गांव के पास में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जहां पर चेकिंग अभियान के दौरान यह अभियुक्त जो है 4 पहिया वाहन में संदिग्ध पाया गया था। उसके बाद जब पुलिस ने उसका पीछा किया, पीछा करने के दौरान पुलिस के ऊपर अभियुक्त के द्वारा फायर किया गया था। फायर अपने आप को बचाव करते हुए पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मार करके उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उसके बाद जो है उसके ऊपर पशु क्रूरता के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने का काम किया गया है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार। हमीरपुर में पुलिस पर हमला करने वाले 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। एक को गोली लगी, दूसरा कुल्हाड़ी के साथ पकड़ा गया। अवैध तमंचा और कारतूस के साथ दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश कौशल। एनकाउंटर का दौर इस समय जारी है। मैं आपको बता दूं, आज हमीरपुर थाना विभाग से एक एनकाउंटर किया गया जिसपे कि दाहिने पैर पर उसके युवक के गोली मारी गई है और जो दूसरा युवक था उसको भी पकड़ा गया और जो दूसरा युवक था उसको कुल्हाड़ी बरामद हुई है और जो युवक के पैर में गोली मारी गई उसके पास से एक तमंचा और अवैध कारतूस भी बरामद की गई है। ये घटना है सुबह करीब 5 बजे की। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती, मुखबिर की सूचना पे पुलिस पहुंचती है और उस युवक को दौड़ाने के बाद वो जब नहीं पकड़ पाती तो जवाबी फायरिंग होती है। जवाबी फायरिंग में उस युवक के पैर पे गोली भी लगती है और युवक के जो साथी था उसको भी गिरफ्तार करती है और इसके बाद जिला अस्पताल में जो घायल युवक था उसको भर्ती कराती है और अभी उपचार चल रहा है और युवकों के खिलाफ विवान थाने में मुकदमा भी दर्ज है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। सुल्तानपुर नगर कोतवाली कैंपस के मलखाने में सब इंस्पेक्टर जगदीश सिंह को सर्विस रिवॉल्वर जमा करते वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले को दबाने में जुटी। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश। पेड़ से लटका 26 वर्षीय लाल यादव का शव मिलने से गांव वालों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, पूरा मामला चांदा थाना क्षेत्र का है, जहां पर लाल यादव 26 वर्ष को पेड़ से लटका हुआ पाकर गांव वालों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, 26 वर्षीय लाल यादव के 2.5 साल की छोटी बेटी है और परिवार में वो सबसे छोटा था, जबकि 3 भाइयों में एक भाई की मृत्यु पिछले साल करंट लगने से हो गई थी और एक भाई ससुराल में रह रहा था। आपको बता दें, 26 वर्षीय लाल यादव का शव पेड़ से लटका हुआ मिला और वो जमीन से कुछ ही ऊपर था। अब देखना यह है कि यह हत्या है या आत्महत्या। बहरहाल सीओ अब्दुल सलाम से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही विधिक कार्रवाई होगी। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। संभल के चंदौसी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्तिकरण के लिए सहायक उपकरण वितरित किए। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश। बात की जाए जनपद संभल की तो यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र सामाजिक न्याय मंत्री आए थे अधिकतम, और यहाँ पर जो है आज रिक्शे बांटे गए हैं। बैटरी वाले रिक्शे बांटने के बाद में कम से कम 500 से ऊपर की करीब में रिक्शे बताए जा रहे हैं, जो कि रिक्शे आज जो विकलांग लोग थे आने जाने में उन्हें दिक्कत थी, तो वो रिक्शे जो है आज इन लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए बांटे गए हैं। उनका कहना था कि जो विकलांग लोग हैं हम कहीं नहीं जा पाते हैं और हमें आने जाने में दिक्कत पड़ती है। इसी को लेकर के जो है आज ये रिक्शे बांटे गए हैं वो अपने परिवार या कहीं रिश्तेदारी में जा सकते हैं। आने जाने वालों के लिए दिक्कत पड़ती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रिक्शा मिला है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे।
क्या नाम है आपका? ये रमेश, कहाँ के रहने वाले हैं? हड़तला थाना असमौली। तो आज आपको रिक्शा मिला, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। तो आप कहीं पहले जाते थे, नहीं जाते थे? नहीं कहीं अब बहुत परेशानी थी, बहुत हमें। परेशानी पड़ती थी। जी। तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे आप रिक्शा लेकर? आप यहाँ मिलने या हमारा कोई काम है या रोजगार करना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आप सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार ने बहुत अच्छा करा है हम लोगों के लिए, और ऐसे ही करे जाए नरेंद्र मोदी जी हमारे। हमारे साथ जो पीड़ित वो थे, जो विकलांग थे, उन्हें जो है रिक्शा मिला है। आज उनके दिल में खुशी है, सरकार का धन्यवाद बोलना चाहते हैं। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। कानपुर देहात में ट्रक में जिंदा चालक जल गया, जिसके बाद तकरीबन 60 घंटे के बाद मलबे से शव को बाहर निकाला गया। हालांकि पुलिस डीएनए से पहचान की पुष्टि में जुटी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। 22 मई को कानपुर देहात पुलिस को एक सूचना मिलती है कि जंगल में एक ट्रक में आग लगने की लपटें दिखाई दे रही हैं, और जिसके बाद पुलिस के आला कमान और फायर विभाग की टीम इसी जगह मौके पर पहुंचती है। हम मेरे ठीक पीछे वो ट्रक का मलबा आज भी बना हुआ है, जहां पर वो ट्रक जला था। घटना कैसे हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में आला अधिकारी आए, उन्होंने आग पर काबू पाया। और आग पर काबू पाने के बाद पुलिस के जहन में ये सवाल आया कि आखिर चालक कहाँ गया है। पुलिस ये मान रही थी कि चालक फरार है और उसकी तलाश कर रही थी। 2 दिनों के बाद जब चालक के परिजन इस घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने मलबे को देखा तो यहाँ पर एक जला हुआ शव मिला, जिसके बाद एक असमंजस की स्थिति फैल गई कि आखिर ये शव किसका है। परिजनों की अगर माने तो उन्होंने कहा कि ये शव चालक का है, लेकिन पुलिस टेक्निकल आधार पर ही इस बात की पुष्टि करना चाहती थी कि शव किसका है। इसके लिए डीएनए टेस्ट की जो है प्रक्रिया शुरू की गई और परिजनों से बात कर ड्राइवर की बेटी को बुलाया गया, उसका डीएनए सैंपल लिया गया। सबसे पहले चारों तरफ तस्वीरों में मैं आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जंगल का एरिया है। चारों तरफ सुनसान है, जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है। सवाल इस बात का है कि यह ट्रक राजस्थान के भीलवाड़ा से ट्रक में जो है टायर करीब 50 लाख रुपए के टायर लेकर के पश्चिम बंगाल जा रहा था, और नेशनल हाईवे से करीब 4 से 5 किलोमीटर गांव की तरफ आकर के फिर ये जंगल में ये ट्रक कैसे आया। इस पर परिजनों का जो मानना है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ट्रक में लदे हुए टायरों की लूट किए जाने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया और जिसके बाद चालक को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस 2 दिनों तक लापरवाह बनी रही, उसने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि आखिर मौके पर क्राइम स्पॉट पर किस तरीके की चीजें हैं, छानबीन नहीं की। और यही वजह है कि 60 घंटे बाद परिजनों के आने पर यहाँ पर एक शव बरामद हुआ और अब पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है, जिसके बाद उन्हें उन किसी होटल से एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें चालक के साथ कुछ अन्य लोग भी हैं। पुलिस का मानना यह है कि घटना स्थल पर घटना को अंजाम देने वाले यही लोग हो सकते हैं। उनकी जो है शिनाख्त की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है, उनकी पड़ताल और पहचान की जा रही है। हालांकि चालक के साथ मिले हुए सीसीटीवी फुटेज में जो लोग हैं, परिजन उनको नहीं जानते कि आखिर ये कौन है। सवाल अब यह भी है कि जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो यह सब चालक का है या किसी और का। क्षेत्र के लोगों की अगर माने तो उनका मानना यह है कि कुछ दूरी पर, ये जंगल का एरिया है, कि कुछ दूरी पर जो है ब्लड के सैंपल मिले हैं और जो ट्रक चालक की जो कपड़े और तकिया थे वो यहाँ पर मिले हैं। तो लोगों का मानना यही है कि यहाँ पर चालक के साथ मारपीट हुई। कुछ दूरी पर जो है नदी है, उनका मानना यही था कि चालक के साथ मारपीट हुई और उसे एक कहीं दफनाने या फेंकने की फिराक में थे और अचानक उनका मन बदला होगा तो उन्होंने चालक को इसी जलते हुए ट्रक की लपटों में जिंदा फेंक दिया। क्योंकि अगर डॉक्टरों की माने तो उस जो शव मिला था उसके फेफड़ों में धुआं मिला। जो डॉक्टर हैं उनका मानना यही है कि जिसके फेफड़ों में धुआं होता है तो डॉक्टर के आधार पर यही है कि उसे जिंदा जो है इस आग में फेंक दिया गया, जिसके चलते उसने सांस ली और उस दरमियान वो हवा उसके फेफड़ों में पहुंची धुआं बन करके। अब तमाम जो है प्रयास पुलिस इस बात की कर रही है कि इस गुत्थी को सुलझाया जाए, क्योंकि परिजनों की भी ये मांग है कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उसके घर के जिम्मेदार को, उस बेटी के पिता को अगर मौत के हवाले किया है तो उनके खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। कानपुर से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। खबर मथुरा से है। यहां पर पुलिस और स्वैट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 24 घंटे के भीतर लूट की घटना को अंजाम देने वाले को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। थाना गोवर्धन पुलिस और स्वाट टीम की बड़ी कार्रवाई आज सामने आई है। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 24 घंटे के अंदर लूट करने वाले 4 बदमाशों को
पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाश जिसमें लवकुश और एक बदमाश बॉबी के पैर में गोली लगी है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। यानी 4 बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनसे लूट के बाइक और नकदी, मोबाइल आदि सामान भी पुलिस ने, तमंचे वगैरह सब बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से तमाम जो बदमाश हैं, लुटेरे हैं, उन पे हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों घायल बदमाशों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और जो गिरफ्तार किए हैं बदमाश, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इन चारों बदमाशों पे तमाम मुकदमे दर्ज हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर गाजीपुर से। यहाँ पर नरवर गांव में काशीदास पूजा के दौरान ट्रांसमिशन लाइन से 4 लोगों की मौत हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। गाजीपुर जिले के नरवर गांव पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, जहां पर पिछले दिनों काशीदास बाबा की पूजा का आयोजन किया गया था, लेकिन उसी पूजा में करंट लगने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। गाल के गाल में समा जाते हैं लोग। परिवार का हाल जानने आए थे सपा सांसद। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और आड़े हाथों लिया सरकार को। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस धार्मिक प्रयोजन में अपनी जान गंवाए हैं, उनको राज्य सरकार को ये चाहिए था कि 1-1 करोड़ की मदद करे, लेकिन मदद नहीं की गई। घायलों का हाल भी जानने कोई नहीं आया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सपा का पूरा कुनबा परिवार के साथ खड़ा है। गाजीपुर जिले के सपा के नेता दिखे। धर्मेंद्र यादव के साथ भारी भीड़ थी। नरवर गांव में यह हादसा हुआ था, जहां पर 4 लोग काल के गाल में समा गए। धर्मेंद्र यादव आए थे गाजीपुर जिले के नरवर गांव, जहां पर उन्होंने परिवार का हाल जाना। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर। खबर हापुड़ से है। यहाँ पर यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर गैंगस्टर बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। कल देर रात लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर नवीन का एनकाउंटर किया गया है। यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट और दिल्ली स्पेशल सेल की संयुक्त कार्रवाई में यह एनकाउंटर किया गया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर नवीन को ढेर कर दिया गया है। यह वही जगह है जहां दिल्ली स्पेशल सेल और नोएडा एसटीएफ यूनिट ने नवीन के साथ एनकाउंटर किया था। इसी जंगल में एनकाउंटर हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये ब्लड के निशान हैं। ये वही खून है जो एनकाउंटर के दौरान यहाँ गिरा था। फिलहाल ये खून सूख चुका है। आपको बता दें, NH9 से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। हापुड़ के प्रीत विहार का ये एरिया है जहाँ बदमाश नवीन के साथ मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के दौरान बताया जा रहा है कि नवीन को पुलिस ने रुकने का इशारा किया था। नवीन ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नवीन ढेर हो गया है। नवीन पर 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। दिल्ली और यूपी में अलग अलग थाना क्षेत्रों में नवीन पर 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण, रंगदारी जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, नवीन दिल्ली के फर्श बाजार थाना क्षेत्र में एक व्यापारी की हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। मको का भी इस अपराधी पर लगा हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई का यह शार्प शूटर था, जिसका दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भय व्याप्त था। नोएडा की एसटीएफ यूनिट और दिल्ली स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि यह हापुड़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहा है और तभी से पुलिस इसके पीछे लगी थी। जब यह हापुड़ के प्रीत विहार की तरफ मुड़ा, पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया। इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पुलिस के 2 जवान अंकुर और विजेंद्र भी घायल हुए हैं, जिन्हें गोली लगी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नवीन को गोली लगी थी। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया है। नोएडा एसटीएफ के एएसपी RK मिश्रा ने बताया है कि नवीन एक शातिर अपराधी था। लॉरेंस बिश्नोई के लिए शार्प शूटर का काम करता था और हासिम बाबा गैंग का एक्टिव मेंबर था। फिलहाल नवीन का जो काला चिट्ठा है वो पुलिस ने मीडिया के सामने रखा है, जिसमें बताया कि 20 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें अपहरण, हत्या का प्रयास, लूट, किडनैपिंग, डकैती जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं।
फिलहाल एक काले अध्याय का अंत हो चुका है, नवीन को ढेर कर दिया गया है। वहीं एएसपी एसटीएफ आर के मिश्रा ने बताया है कि इसके साथ एक अन्य साथी भी साथ था। मुठभेड़ के दौरान वह अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस उसकी कॉम्बिंग में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर को मौत की नींद सुला दिया गया है और इसका जो आतंक था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति खान। खबर हमीरपुर से, जहां पर NH-34 में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश कौशिक। NH-34 पर हादसों का सिलसिला इस समय जारी है। मैं आपको बता दूं, आज हमीरपुर में सुबह करीब 5 बजे एक्सीडेंट होता है। 2 डंपर आपस में टकराते हैं, जिसपे एक ड्राइवर और एक ड्राइवर की मौत हो जाती है और जो क्लीनर है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जो क्लीनर है उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये मामला पूरा हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव का है, जहां पर एक्सीडेंट होता है और डंपर पलट जाता है और डंपर खेतों पर जाके गिर जाता है। इसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जो गंभीर रूप से एक युवक घायल था, क्लीनर है जो, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराती है। अब उसका उपचार चल रहा है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का कल फैसला आना है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कोटद्वार से। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मामले में कल फैसला आना है। जिस तरह से लगभग 2-2.5 साल से सुनवाई चल रही थी, तो 30 मई का दिन तय किया गया था कि उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिए गए हैं, क्योंकि संभावना बनी हुई है कि बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आ सकते हैं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में बाहर से आने वालों के लिए आह्वान किया जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने पूरी मुस्तैद है और कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको देखते हुए तैयारियां कर ली है। बाहर से भी उन्होंने पीएससी बुलाई भी है, काफी बड़ी संख्या में फोर्स कोटद्वार में आई भी है और कल 30 मई के दिन कोर्ट के बाहर पूरी छावनी बनी हुई होगी और साथ ही यहाँ पर धारा 153 लगा दी गई है, जिसके चलते हुए कहीं आसपास कम से कम 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर नहीं दिखाई दे, इसलिए यहाँ पर 153 की धारा लगाई गई है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल वालों ने आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, मेरठ थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की एक महिला की 3 महीने पहले शादी हुई थी। वहां पर उसके ससुराल वालों ने दहेज के लालच में आकर महिला को मौत के घाट उतार दिया और आनन फानन में उसको अंतिम संस्कार के लिए ले गए। जब ये बात उसके मायके वालों को पता चली, तो वो आनन फानन में थाने पहुंचे और पहुंच करके दहेज और हत्या की एप्लीकेशन देते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हापुड़ की रहने वाली कोमल की शादी मेरठ थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के रहने वाले गौरव गौतम के साथ 3 महीने पहले हुई थी और जब से उनका विवाद चला आ रहा था, मामला इतना बढ़ गया कि गौरव ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसको अंतिम संस्कार के लिए ले गया। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। चलिए, रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।